गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन और 3 अंक का है ये। इसमें अपन ने 4 क्लासें पढ़ ली थी, यानी वर्गीकरण देख लिया था इनका, फिर सांद्रता की इकाइयाँ देख ली और विलेयता और ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप पूरी तरह से तैयार होके और बैठिए, कॉपी पेन साथ लेकर के। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 कारक देखते हैं, वो है गैस की प्रकृति या विलय और विलायक की प्रकृति। वही बात है, गैस की प्रकृति। गैस किस प्रकार की है और किस प्रकार के दरों में विलय होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, गैस या तो होगी ध्रुवीय गैस है तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होगी। ध्रुवीय विलायकों में विलय, कहने का मतलब ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय दरों में विलय होगी। ध्रुवीय गैस जैसे अमोनिया है, वही HCl है, अमोनिया HCl SO2, ठीक है ना। अमोनिया HCl SO2 ध्रुवीय विलायकों में विलय होगी, ध्रुवीय विलायक जल में, ठीक है ना, ध्रुवीय विलायक जल में। और यदि गैस अध्रुवीय गैस, तो वो अध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, विलय। अध्रुवीय विलायकों में विलय। अध्रुवीय गैस का मतलब जैसे O2, N2, F2, I2, Cl2, H2, इस प्रकार की जो गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक, यानी अध्रुवीय विलायक होते हैं कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन C6H6, CCl4 और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इनमें क्या होंगे, विलय, यानी ये इनमें विलय होते हैं और ये इनमें विलय होते हैं। कहने का मतलब ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में विलय होती हैं। जो ठोसों के बारे में अपन ने देखा था, वह ध्रुवीय प्रकृति के ठोस ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में विलय होते हैं। वही बात है, समान को घोलता है, चाहे से गैस हो, दारू हो, चाहे से ठोस हो, समान को घोलता है। तो ध्रुवीय प्रकृति की गैस होती है वो ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में विलय होती है। ध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे NH3, HCl, SO2 ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है जल, इसमें क्या होगी, विलय होती हैं। जबकि अध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में विलय होती हैं। अध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे H2 है, N2 है, O2, F2, Cl2, I2, Br2, यह हैं ये अध्रुवीय प्रकृति के विलायक जैसे बेंजीन CCl4, CH2 आदि में विलय होती हैं। तो प्रश्न सीधा भी आ सकता है और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भाई अमोनिया है वो जल में आसानी से घुलती है लेकिन बेंजीन में नहीं, क्या कारण है। तो अमोनिया बस कारण यही है, अमोनिया ध्रुवीय प्रकृति की गैस है और जल ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है, इसलिए अमोनिया ध्रुवीय प्रकृति की गैस ध्रुवीय प्रकृति के विलायक जल में आसानी से विलय होती है, अर्थात विलयता अधिक होती है। और बेंजीन अध्रुवीय प्रकृति की गैस है या अध्रुवीय प्रकृति का विलायक है
और अमोनिया है वो ध्रुवीय प्रकृति की गैस है, तो अध्रुवीय ध्रुवीय में आसानी से विलय नहीं होता है, अर्थात इसकी विलयता इसमें क्या होगी, कम होते है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जाए प्रश्न उत्तर वही होगा। तो नंबर 1 पॉइंट तो था अपना गैस की प्रकृति। नंबर 2 पॉइंट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसमें जो ताप का प्रभाव है वो ताप का प्रभाव अपन ने ठोसों के अंदर भी देखा था, यानी कि ताप बढ़ाने पर कुछ गैसें होती हैं, अर्थात गैसों को दरों में मिलाया जाता है, गैसों को दरों में मिलाने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है भाई, उत्सर्जन, तो कौन सा प्रक्रम हो गया, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। यदि प्रक्रम यह है, ऊष्मा क्षेपी है, तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है, ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। यानी यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होगी भाई, घटेगी, ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। यदि कुछ गैसें होती हैं, पूरी गैसें नहीं होती हैं, कुछ गैस, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को दारुओं में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः ऊष्मा कौन सा प्रक्रम हो गया ये, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। अतः ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ती है। ठीक है ना, कहने का मतलब प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। ऊष्मा यदि गैस, किसी गैस को दरों में मिलाया जाता है, ये गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इनको यदि दरों में मिलाते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है, और ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होगी भाई, बढ़ती है। तो ध्यान रखना, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, आपको ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलयता भी घटती है, और ऊष्मा अवशोषित होती है तो ताप बढ़ाने पर विलयता भी बढ़ती है। बात वही है। तो गैसों को ताप का प्रभाव क्या करेगा, गैसों को दरों में मिलाने पर यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित क्षेपी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर विलयता क्या होगी, घटेगी। यदि गैसों को दरों में मिलाया जाता है और ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। अब पूरी गैसें तो होती नहीं हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम कुछ आ सकता है कि भाई कोई भी गैस दे सकता है, इस गैस को मिलाने पर विलयता, तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है, जबकि हाइड्रोजन को दरों में मिलाने पर विलयता, ताप बढ़ाएंगे तो विलयता घटती है। तो कारण यही होगा क्योंकि ये प्रक्रम होगा ऊष्मा क्षेपी, अर्थात ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसको हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम आ रहा है, इसलिए ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव। अब देखो, अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो विलयता घटती है। किसी भी गैस में यदि अशुद्धि होती है, अशुद्धि मिलाने पर विलयता घटती है।
अशुद्धि मिलाने पर विलेयता घटती है। ठीक है ना, कोई गैस है उसमें कोई दूसरी गैस मिला दी जाती है तो उस गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई अपन विलेयता तो देख रहे हैं, गैस तो है हाइड्रोजन और इसमें मिला दिया इसमें हीलियम गैस और मिला दी तो वो क्या हो गई, ये अशुद्धि के रूप में, और ये गैस है तो इसमें ये अशुद्धि मिलाते ही इसकी विलेयता को भी क्या कर देगी, ये कम कर देगी। अर्थात अशुद्धि मिलाने पर गैसों की दरों में विलेयता घट जाती है। और अगला पॉइंट आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ये 4 कारक प्रभावित करते हैं गैसों की दरों में विलेयता को। दाब का प्रभाव, ये जो था ये दाब का प्रभाव है, ये वैज्ञानिक हेनरी ने बताया था, वैज्ञानिक हेनरी ने। अब वैज्ञानिक हेनरी ने बताया इसलिए इसे हेनरी नियम के नाम से जाना जाता है, हेनरी नियम। ठीक है ना, हेनरी नियम के नाम से पढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दिया गया है, पहले आप इनको देखेंगे। गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक हैं, गैस की प्रकृति, ताप का प्रभाव, अशुद्धियों का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो गैस की प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों में विलय होती हैं, जैसे NH3, HCl, SO2 है, ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं। ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है जल, इसमें क्या होती हैं, विलय होती हैं। जबकि अध्रुवीय प्रकृति की गैसें H2N2O2 F2 ये गैसें हैं, ये अध्रुवीय प्रकृति के विलायक हैं, जैसे बेंजीन है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें क्या होती हैं, विलय होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें समान समान को घोलता है वो नियम चलता है। यहाँ ताप का प्रभाव होगा, गैसों को दरों में मिलाया जाता है, यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, ताप बढ़ाएंगे विलेयता घटेगी। और यदि गैसों को दरों में मिलाया जाता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। अब विलेयता बढ़ने का कारण ये 2 गैसें हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम है। अशुद्धियों का, तो कोई पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसकी विलेयता घट जाती है। दाब के प्रभाव के बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं, पहले आप इनके बारे में लिखें, पॉइंट डालें। पहले तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं और लिखें गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और इसमें लिखना आप नंबर 1 कारक गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। और गैस की प्रकृति में लिखेंगे आप गैस की प्रकृति, टॉपिक डाल लेंगे, इसमें लिखेंगे ध्रुवीय प्रकृति की गैसें, ध्रुवीय प्रकृति की गैसें, कोष्टक में लिखना भाई NH3, HCl, SO2, ध्रुवीय प्रकृति की गैसें NH3, HCl, SO2, ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों, ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों, ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों, कोष्टक में लिखना जल, ध्रुवीय प्रकृति के विलायकों, कोष्टक में लिखना जल, में अधिक विलय होती हैं, में अधिक विलय होती हैं, अधिक विलय होती हैं। जबकि अध्रुवीय प्रकृति की गैसें, अध्रुवीय प्रकृति की गैसें कोष्टक में लिखना H2N2O2 F2 Cl2 Br2 I2 H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2, कोष्टक को बंद कर लेना। अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक कोष्टक में लिखना है, अध्रुवीय विलायकों में बेंजीन है, C6H6 CCl4 CH2, कोष्टक को बंद कर लेना, C6H6 CCl4 CH2 बंद कर लेना कोष्टक को, में अधिक विलय होती हैं, में अधिक विलय होती हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है भाई, विलय की प्रकृति यदि हो तो भी बात यही चीज़ रिपीट करेंगे अपन यहाँ। विलय की प्रकृति यदि, और एक पॉइंट और दे दिया जाए, विलय की प्रकृति
तो भी यही पॉइंट होगा, क्योंकि विलायक ध्रुवीय प्रकृति का विलायक ध्रुवीय प्रकृति की गैसों को विलय करता है, अध्रुवीय प्रकृति का विलायक अध्रुवीय प्रकृति की गैसों को विलय करता है। तो ये पॉइंट तो ये एक ही जगह लिखा दिया है मैंने, ध्यान रखना इसका। वही कहीं देंगे विलायक की प्रकृति तो लिखा ही नहीं, तो विलायक की प्रकृति इसी में है, वही ध्यान रखना। ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है, ध्रुवीय प्रकृति की गैसों को विलय करता है। अध्रुवीय प्रकृति का विलायक अध्रुवीय प्रकृति की गैसों को विलय करता है। अब आ जाता है नंबर 2, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इसमें लिखेंगे, गैसों को जब दारू में मिलाया जाता है गैसों को जब दारू में मिलाया जाता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कोष्टक में ऊष्मा सेफी प्रक्रम, ऊष्मा सेफी प्रक्रम ऊष्मा सेफी प्रक्रम। तो उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, तो उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, विलेयता घटती है। लेकिन कुछ गैसों जैसे H2He यानी हाइड्रोजन, हीलियम को दारू में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। कोष्टक में लिखना ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ऊष्मा अवशोषित होती है, कोष्टक में लिखना ऊष्मा शोषी प्रक्रम। तो इनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, इनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। आगे नंबर 3 पॉइंट डालेंगे भाई, अशुद्धियों का प्रभाव। तीसरा पॉइंट होगा अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव इसमें लिखना, किसी विलय में अशुद्धियां मिलाने पर या अशुद्धियां होने पर उनकी विलेयता घटती है, उनकी विलेयता घटती है। ठीक है भाई, यानी कोई अशुद्धि होगी तो विलेयता घटती है। आगे लिखेंगे चौथा पॉइंट, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव आगे टॉपिक है दाब का प्रभाव।
ठीक है। अब दाब के प्रभाव को देखते हैं अपन। अब आप सब लोग बच्चे ध्यान देंगे इधर। अब चौथा पॉइंट है दाब का प्रभाव। ये जो दाब का प्रभाव था इसके बारे में भाई वैज्ञानिक हेनरी ने समझाया था। समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था? हेनरी। वैज्ञानिक हेनरी ने समझाया और इसने एक नियम दिया, उस नियम का नाम था हेनरी नियम या हेनरी का नियम। ठीक है ना, वैज्ञानिक हेनरी ने दिया था, जिसे हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। हेनरी नियम है, हेनरी नियम था ये भाई, M इज प्रोपोर्शनल P। ठीक है, M यहाँ है एकत्रित जो गैस की मात्रा है वो है, और P है वो है दाब है। P है दाब यानी कि साम्य दाब। तो घुली हुई गैस की मात्रा M और उसके साम्य दाब आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो किसी विलायक, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, किसी विलायक के निश्चित आयतन, किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा M। ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा M, उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है ना, तो घुली हुई गैस की मात्रा M उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है। गैस की मात्रा M और साम्य दाब उसका P, इन दोनों की क्या होती है? ये समानुपाती होती है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। कहने का मतलब गैस की मात्रा होगी, दाब बढ़ाएंगे, गैस की मात्रा ज़्यादा घुलेगी, तो ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए M बराबर KHP, जहाँ KH बराबर हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। KH का मान निकाल सकते हैं अपनी यहाँ से, KH बराबर M/P, M/P भी होता है। ठीक है ना, अब ऐसे M और P के मध्य एक आरेख खींचा जाता है। M और P के मध्य ये आरेख खींचते हैं। ये 0 है,
ये गैस की मात्रा m और इधर साम्य दाब P, यानी गैस की मात्रा, और ये इधर है साम्य दाब। m और P के मध्य आरेख खींचते हैं। तो अब आरेख प्राप्त होगा हमें, एक सीधी पैरेलल रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या हैं, समानुपाती। इसको बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ेगा, तो हमें ये आरेख प्राप्त होता है इस प्रकार की एक सरल रेखा। आरेख इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो m इज प्रोपोर्शनल P के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है, यानी m का मान बढ़ेगा तो P का मान भी बढ़ता जाएगा। अब इसका ढाल होगा वो किसके बराबर है, हेनरी नियतांक के। m/p किसके बराबर है, हेनरी नियतांक के। ठीक है ना। इसका ढाल निकालते हैं, तो ढाल ऐसे जैसे डैश डैश करके इसको निकालेंगे तो ये किसके बराबर निकलेगा, m/p के बराबर निकलेगा kh, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, m/p के बराबर। तो इस आरेख का ढाल हेनरी नियतांक के बराबर होता है, हेनरी नियतांक के बराबर होता है। अब हेनरी नियतांक का मान बढ़ाएंगे तो गैसों की दरों में विलेयता भी बढ़ेगी। हेनरी नियतांक का मान बढ़ाएंगे, गैसों की दरों में विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कब, जब m का मान बढ़ेगा, m का मान बढ़ेगा और p का मान कम होगा तब बढ़ेगा। m का मान बढ़ेगा तो हेनरी नियतांक बढ़ेगा, हेनरी नियतांक बढ़ेगा तो गैसों की दरों में विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो हेनरी नियतांक गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करता है। हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घटती है। हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घटती है। तो ये था हेनरी का नियम, और मोलंस के रूप में भी हेनरी का नियम दिया गया है। तो हेनरी नियम को दोबारा से देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये ऊंचा जाता है यहाँ से। ठीक है ना। हेनरी नियतांक के बारे में, हेनरी नियम के बारे में, तो हेनरी नियम था भाई घुली हुई गैस की मात्रा m, उसके साम्य दाब P के क्या होती है, समानुपाती। तो सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, किसी विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक का आयतन भी क्या है भाई, निश्चित, ध्यान रखना इस चीज़ को, आयतन निश्चित है, ताप निश्चित है। निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा m, उसके साम्य दाब P के क्या होती है, समानुपाती होती है। m इज प्रोपोर्शनल P। आप इतना सा याद रख के भी सेंटेंस बना सकते हैं। किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर, यानी आयतन भी निश्चित होगा और ताप भी निश्चित होगा, किसका, विलायक का, विलीन का नहीं करना है। किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा m, उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है। तो ये आप पूरी तरह से अपने दिमाग को इस तरह रख के देखेंगे। विलियन नहीं लिखना है, यहाँ विलियन लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा भाई। m इज प्रोपोर्शनल P, m, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो अपन को नियत राशि रखनी पड़ेगी, तो KH/P, जहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक। ठीक है ना। KH बराबर m/P होता है। दोनों के मध्य एक आरेख खींचा जाता है। यह आरेख प्राप्त होता है हमें एक सीधी सरल रेखा, यानी x अक्ष पर m है तो y अक्ष पर P हो जाएगा। यह आरेख खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल हेनरी नियम के बराबर होता है, हेनरी नियतांक के बराबर होता है। और हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता घटती है। हेनरी नियतांक का मान बढ़ाएंगे तो गैसों की दरों में विलेयता घटती है। तो अब आप टॉपिक डालेंगे, लिखने के लिए तैयार। टॉपिक लिखेंगे दाब का प्रभाव, चौथा पॉइंट, दाब का प्रभाव। इसमें लिखेंगे गैसों की दरों में, गैसों की दरों में, गैसों की दरों में विलेयता पर, गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव की व्याख्या, दाब के प्रभाव की व्याख्या वैज्ञानिक हेनरी
वैज्ञानिक हेनरी ने की। वैज्ञानिक हेनरी ने की, जिसे हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। जिसे हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। गैस दोबारा से देखें, गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित, गैसों की दरों में विलयता पर दाब के प्रभाव की व्याख्या वैज्ञानिक हेनरी ने की और इसे हेनरी नियम के नाम से जानते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे, पॉइंट डाल देंगे हेनरी नियम और फिर डैश लगा करके लिखेंगे हेनरी नियम। इसी में है दाब के प्रभाव में ही हेनरी नियम, तो पॉइंट लगा करके फिर लिखेंगे डैश लगा करके। इस नियमानुसार किसी विलायक के, इस नियमानुसार किसी विलायक के निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर, किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा, किसी विलायक के निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा, कोष्ठक में m लिख लेना, घुली हुई गैस की मात्रा कोष्ठक में m, कोमा लगा देना, उसके साम्य दाब P के समानुपाती होती है, कोष्ठक में P, उसके साम्य दाब कोष्ठक में P के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। ठीक है, ये उतारें यहाँ तक। m समानुपाती P लिखना है, m बराबर के एच पी, जहाँ के एच बराबर हेनरी नियतांक, के एच बराबर m अपॉन P। अब इधर नीचे लिखेंगे m और P के मध्य, m और P के मध्य आरेख खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। M और P के मध्य आरेख खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल यानी स्लोप, जिसका ढाल हेनरी नियतांक के बराबर होता है, जिसका ढाल हेनरी नियतांक के बराबर होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर, हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलयता कम हो जाती है या कम होती है।
हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता कम होती है। हेनरी नियतांक का मान बढ़ाने पर गैसों की दरों में विलेयता कम होती है। अब ये आरेख बनाएंगे, ये आरेख बनाएंगे अब। अब हेनरी नियम यदि आपसे पूछा जाता है तो पूरा लिखना है जो मैंने लिखाया है वो, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। अब हेनरी नियम एक दूसरे तरीके से हो रहा है। हेनरी नियम दूसरे तरीके से है, मॉल अंश के रूप में हेनरी नियम, ठीक है ना, वो भी इसी में है पॉइंट। मॉल अंश के रूप में हेनरी नियम, मॉल अंश के रूप में हेनरी नियम। मॉल अंश को काई चिन्ह से निरूपित करते हैं भाई, मॉल अंश को काई चिन्ह से, मॉल अंश को किस चिन्ह से निरूपित करते हैं, काई चिन्ह से। ये चिन्ह है जिसे मॉल अंश को निरूपित किया जाता है। अब मॉल अंश के रूप में वही जो हेनरी का नियम था, विलायक का आयतन निश्चित था भाई, यहाँ आयतन क्या था, निश्चित, और ताप भी क्या था भाई, निश्चित, ठीक है ना। तो मॉल अंश किसी भी गैस का मॉल अंश, किसी गैस का मॉल अंश उसके सामने दाब पी के क्या होगा, समानुपाती। मॉल अंश के रूप में हेनरी का नियम यह है। तो किसी गैस का मॉल अंश, किसी गैस का मॉल अंश उसके सामने दाब पी, ठीक है ना, मॉल अंश यहाँ कोष्टक में लिखेंगे, साम्य दाब पी के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो मॉल अंश के रूप में हेनरी का नियम हो गया, किसी गैस का मॉल अंश, किसी गैस का मॉल अंश उसके सामने दाब पी के क्या है, समानुपाती, काई इज प्रोपोर्शनल पी। अब देखो काई बराबर के डैश पी, के डैश यहाँ है जहाँ के डैश बराबर है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक,
के डैश बराबर क्या होगा भाई, समानुपाती स्थिरांक। अब ये तो हो गया मोल अंश के रूप में हेनरी नियम। अब के डैश व के एच यानी हेनरी नियतांक में संबंध, के डैश और के एच में क्या निकालेंगे अपन, संबंध। देखो तो के डैश तो है समानुपाती स्थिरांक और के एच है हेनरी नियतांक। इन दोनों में संबंध निकाला जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। के एच बराबर 1/के डैश, 1/के डैश, या फिर के डैश बराबर 1/के एच। तो इस 1/के डैश के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 है। तो समीकरण 1 में के डैश का मान रखने पर इसमें है ना, तो काई बराबर P/के एच ये प्राप्त होगा हमें, काई बराबर P/के एच, ठीक है ना। तो मोल अंश के रूप में हेनरी नियम, मोल अंश के रूप में हेनरी नियम की व्याख्या करने के लिए देखो क्या दिया गया है, वही आयतन वगैरह वो सारे गैस के निश्चित होंगे। विलायक के आयतन निश्चित होगा, ताप निश्चित होगा, वो अपन हेनरी नियम में देख चुके हैं। तो किसी गैस का मोल अंश यानी इसका इन कंडीशन पर मोल अंश और ताप भी निश्चित होगा, तो किसी गैस का मोल अंश साम्य दाब, मोल अंश का मतलब काई, उसके साम्य दाब P के समानुपाती होता है। काई इज प्रोपोर्शनल P, काई बराबर के डैश P, के डैश है यहाँ समानुपाती स्थिरांक। अब ये तो है मोल अंश के रूप में हेनरी नियम। अब के डैश अपने पास में समानुपाती स्थिरांक आ गया, इसकी और के एच में दोनों में क्या देखते हैं, संबंध देखा जाता है। तो संबंध देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं। के एच बराबर 1/के डैश, एक दूसरे के उल्टे हैं भाई। के डैश बराबर 1/के एच, के डैश बराबर 1/के एच। समीकरण 1, ये समीकरण 1 रहा, इसमें के डैश का मान यहाँ से रखेंगे, तो के डैश का मान रखने पर काई बराबर P/के एच हमें प्राप्त होता है। ये था मोल अंश के रूप में हेनरी नियम। तो आप टॉपिक डालेंगे इसमें मोल अंश के रूप में हेनरी नियम, टॉपिक डालेंगे मोल अंश के रूप में हेनरी नियम, और इसमें लिखेंगे मोल अंश के रूप में हेनरी नियम। इसमें लिखेंगे किसी गैस के मोल अंश किसी गैस के मोल अंश उसके साम्य दाब, मोल अंश कोष्टक में काई लगा लेना भाई, काई चिन्ह है ना, मोल अंश उसके साम्य दाब, उसके साम्य दाब, कोष्टक में P लिखना, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। किसी गैस के मोल अंश काई लिखना, उसके साम्य दाब P के समानुपाती होते हैं, ठीक है। अब नीचे आप उतारेंगे काई इज प्रोपोर्शनल P, काई इज प्रोपोर्शनल P, फिर इसके नीचे लिखेंगे काई बराबर के डैश P, काई बराबर के डैश P, इधर लगा देंगे जहाँ के डैश बराबर समानुपाती स्थिरांक, के डैश बराबर समानुपाती स्थिरांक, ठीक है ना। काई बराबर के डैश P, जहाँ साइड में लिख लेना के डैश बराबर समानुपाती स्थिरांक। अब नीचे आप लिखेंगे के डैश व के एच में संबंध, के डैश व के एच में संबंध,
के डैश व के एच में संबंध। तो देखो के एच बराबर 1 के डैश, के एच बराबर 1 के डैश, ठीक है, या फिर के डैश बराबर 1 के एच, के डैश बराबर 1 के एच, ठीक है ना, के एच बराबर 1 के डैश या फिर के डैश बराबर 1 के एच। अब नीचे लिखेंगे के डैश का मान, के डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, के डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, के डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर काई बराबर पी अपॉन के एच, काई बराबर पी अपॉन के एच, काई बराबर पी अपॉन के एच। अब देखो यहाँ पी बराबर निकाल लेंगे अपन, पी बराबर काई और के एच, ये हो जाएगा पी बराबर, यानी काई बराबर पी अपॉन के एच, इसके नीचे लिख लेंगे पी बराबर काई के एच, पी बराबर काई के एच या के एच काई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ गया अपने पास में मोलेंस के रूप में हेनरी नियम, जहाँ इसके स्थान पर ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मोलेंस के रूप में हेनरी नियम, किसी गैस का मोलेंस काई, उसके सामने दाब पी के क्या होगा, समानुपाती। तो काई प्रोपोर्शनल पी, समानुपाती के चिन्ह को उठाने के लिए समानुपाती स्थिरांक रख दिया आपने के डैश। अब के डैश और के एच एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। के डैश का मान अपन ने यहाँ से रखा है, अब पी का मान निकालेंगे तो ये दोनों वज्र गुणन हो जाएंगे और पी गुणा 1 से होगा, तो पी बराबर काई डॉट के एच, ये है। अब अपना हेनरी नियम हो गया है। इसके बारे में, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है अपना है हेनरी नियम की सीमाएं। अब भाई हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। तो हेनरी नियम की जो सीमाएं होती हैं वो सीमा, हेनरी नियम की जो सीमाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट पूछी जाती हैं यहाँ से। पर्सन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछा जाता है। हेनरी नियम की सीमाओं में पहली जो सीमा है वो है ताप बहुत कम न हो, ताप बहुत कम न हो। हेनरी नियम की सीमाओं में पहला पॉइंट है, पहली सीमा है ताप बहुत कम न हो। ध्यान रखना है इस चीज़ को, कंफ्यूज यहाँ होते हैं। ताप बहुत कम न हो और लिख देते हैं ताप बहुत कम हो, तो गलत हो जाता है, ध्यान रखना इसका। दाब बहुत अधिक न हो, ठीक है ना, दाब बहुत अधिक न हो। इसमें पीछे न हो शब्द रहेगा, सारी सीमाओं में ध्यान रखना, कंफ्यूज कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ताप बहुत कम न हो, दाब बहुत अधिक न हो, ध्यान रखना है। ताप के साथ में कम शब्द आएगा, दाब के साथ में अधिक शब्द आएगा, न हो दोनों के साथ में रहेगा, ठीक है ना। आगे तीसरी जो है वो है गैस की विलायक में विलेयता या विलयन में विलेयता अधिक न हो। गैस की विलयन में, गैस की विलयन में विलेयता अधिक
न हो, गैस की विलयन में विलेयता अधिक न हो। कहने का मतलब गैस विलयन में ज़्यादा घुलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, विलेयता अधिक न हो। गैस का अगला चौथी विशेषता है, गैस का विलायक में वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन न हो, ठीक है, वियोजन या संगुणन न हो। तो ये थी इसकी हेनरी नियम की सीमाएं। ध्यान रखना है, न शब्द है देखो, ठीक है। अब कौन सा अधिक है कौन सा कम है वो आपको कंपैरिजन करके ध्यान रखना है। ताप के साथ में हमेशा कम, दाब के साथ में हमेशा अधिक, बहुत बहुत शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, ध्यान रखना। ये तो गैस की विलयन में क्या हो, विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए, गैस का वियोजन और संगुणन भी नहीं होना चाहिए। यानी गैस किसी विलायक में डालते हैं या मिलाते हैं तो टूटनी भी नहीं चाहिए और जुड़नी भी नहीं चाहिए, दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यदि वियोजन भी हो रहा है संगुणन भी हो रहा है तो वो गैस की दरों में विलेयता नहीं होगी, अर्थात हेनरी नियम वहाँ लागू नहीं होगा। ध्यान रखना इसका, गैस का विलायक में वियोजन और संगुणन यदि हो रहा है तो वहाँ हेनरी नियम लागू नहीं होगा। ताप बहुत कम है तो भी हेनरी नियम लागू नहीं होगा, ताप ही ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। दाब बहुत कम है, सॉरी अधिक है तो भी हेनरी नियम लागू नहीं होगा। दाब भी क्या होना चाहिए, लिमिट का ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना, ठीक है ना। गैस की विलयन में विलेयता यानी गैस विलयन में घुलनी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि गैस विलयन के साथ में पूरी तरह दोस्ती करके और विदेश चली जाए, है, तो गैस की विलयन में विलेयता भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और गैस का विलायक में वियोजन और संगुणन भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब गैस और विलायक के बीच में गहरी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। काम ये कहने का मतलब यह है कि भाई किसी दोस्त से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, तो तब जाकर के हेनरी नियम लागू होता है, नहीं फिर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन, लेकिन ये चारों पॉइंट आपको क्लियर याद होने चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है। ताप बहुत कम नहीं होना है, नहीं हो, ठीक है ना। दाब बहुत अधिक न हो, न शब्द सबके साथ में है, सारी सीमाओं में है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ताप बहुत कम न हो, दाब बहुत अधिक न हो, गैस की विलयन में विलेयता अधिक न हो। यानी गैस की विलयन में विलेयता का मतलब गैस किसी विलयन में मिलाई जाती है तो ज़्यादा नहीं घुलनी चाहिए, ठीक है ना। गैस किसी विलयन में मिलाई जाती है तो ज़्यादा नहीं घुलनी चाहिए, अर्थात किसी से दोस्ती करनी है तो ज़्यादा दोस्ती गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। गैस का विलायक में वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस को किसी विलायक में डाला जाता है, मिलाया जाता है तो गैस इस विलायक के साथ में न तो दोस्ती कर सकता है और न ही दुश्मनी कर सकता है, दोनों ही नहीं, हिसाब का रहना चाहिए। तो वियोजन और संगुणन भी नहीं होना चाहिए। अब आप पॉइंट डाल के लिख लेंगे हेनरी नियम की सीमाएं, और इस पॉइंट में लिखेंगे आप, सारे उतार लेंगे चारों पॉइंट। हेनरी नियम की सीमाएं, इसमें पॉइंट सारे उतार लेंगे। हेनरी नियम की सीमाएं,
तो ये थी हेनरी नियम की सीमाएं। इसके ऊपर जो आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।